नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। SC/ST एक्ट के ऊपर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने यानी कि जो फैसला सुनाया है वह किसके फेवर में जाने वाला है। तमाम पार्टी के पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह में दही जमाकर बैठे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन इसका फायदा किसे होने वाला है, किसका नुकसान किसे होने वाला है, बताया जा रहा है कि इस फैसले से भविष्य के अंदर SC/ST एक्ट के आरक्षण को खत्म करने की एक कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। पूरे देश के लोग इस विषय को समझना चाहते हैं कि ये आखिरकार विषय है क्या। SC/ST आरक्षण के अंदर यानी कोटे के अंदर कोटे का क्या मायने हैं और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है अगर ये लागू हो जाता है तो। अगर संविधान के नजरिए से इसको देखें तो अगर हम संविधान का पहला पेज पढ़ें जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंश्योर जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जी। यानी कि इस देश में जो जस्टिस जो है, न्याय की जगह अन्याय है। और अन्याय किस आधार पे है? सामाजिक आधार पे है, आर्थिक आधार पे है और राजनीतिक आधार पे। इस देश के जो नागरिक हैं, नागरिकों को सामाजिक आधार पे उनके साथ अन्याय होता है। जी। आर्थिक आधार पे अगर देखेंगे उनके साथ अन्याय होता है और राजनीतिक आधार पे भी उनके साथ अन्याय होता है। जी। तो सामाजिक अन्याय को कैसे खत्म किया जाए? जी। तो उसके लिए जो संविधान में फंडामेंटल राइट का प्रावधान किया गया 12 से लेकर 35 तक। आर्थिक न्याय के लिए जो है 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया। जी। सामाजिक न्याय जो है वो फंडामेंटल राइट से आता है। आर्थिक न्याय जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इस देश में आता है। जी। और राजनीतिक न्याय, आपको पता है इस देश में सबको वोट देने का अधिकार है। जो राजनीतिक न्याय है वो वोट देने के अधिकार से आता है। तो ये इस देश में जो अन्याय है सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे, उनको खत्म करने के लिए संविधान के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि कैसे हम अन्याय मुक्त व्यवस्था, अन्याय मुक्त समाज स्थापित करेंगे। ये भारतीय संविधान का लक्ष्य है। अब सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत कि हर समाज को क्या है, इस देश की जो व्यवस्था है उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जी। तो उसके लिए जो लोग, जो मुख्य धारा है उसमें पछाड़े गए लोग हैं या उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही थी, तो उनको एक प्रोविजन जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन, उसका प्रोविजन किया गया आर्टिकल 14 को एक्सटेंड करते हुए आर्टिकल 15 और 16 में। आर्टिकल 15 कहती है शिक्षा में और आर्टिकल 16 कहता है नौकरियों में, और फिर आर्टिकल 341, 342 ये जो है विधायिका में आरक्षण देता है। तो ये व्यवस्था इस देश के संविधान ने की है। जी। लेकिन जब से इस देश में खास करके SC/ST लोगों को आरक्षण देने की बात आई, जी, तब से इस देश में आरक्षण को लेके एक बहस शुरू हो गई। जी। इस देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका देश प्रेम, उनका मेरिट प्रेम, ये जो है उनके आगे निकलने लगा और हर जगह आरक्षण को इस बात से क्या है जज करने लगे। हालांकि इस देश में आरक्षण लेने वाले लोग जो लंबे समय से आरक्षण ले रहे हैं, जिनको हम लोग जातिवादी हिंदू या कास्ट हिंदू बोलते हैं, वो लोग अब चूंकि इससे एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की चाहत है, तो वो उनके जाति व्यवस्था, जो जाति अहंकार है, उसको नष्ट करता है। इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को कमजोर करने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको मेरिट से जोड़ दिया, इसको देशभक्ति से जोड़ दिया। जी। और इस पे जो है कुतर्कों की बहस इस देश में चालू कर दी। इस देश में जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर है वो भी आरक्षण के ऊपर जो है एक कुतर्क की भाषा इस्तेमाल करता है। वकील है, जज है, ये सारे लोग
खास करके वो लोग जो जाति व्यवस्था का फायदा लेते हैं, जो बेनिफिशरीज लोग हैं, वो इस जाति जो संवैधानिक आरक्षण है उसके खिलाफ बोलते हैं। जबकि अगर आरक्षण का आधार देखा जाए, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूं जी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हिंदू माना जाता है, धार्मिक आधार पे ये हिंदू हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर ये धार्मिक आधार पे हिंदू हैं तो फिर हिंदुओं के मूल कैरेक्टर से कौन सी बात इनको अलग करती है जिसके कारण कुछ जातियों को हमने शेड्यूल कास्ट के रूप में, कुछ जातियों को शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में आइडेंटिफाई किया हुआ है। जी क्या ऐसी बात है जो शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को अन्य हिंदुओं से अलग करती है? जी ये बात जो है ये शेड्यूल कास्ट में बहुत कम लोगों को पता है, और जो बाकी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे कास्ट हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिए हैं, उनको ये बात पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो हिंदू है या नहीं है, या हिंदू कैसे नहीं है, ये बात उनको पता है। और हिंदू नहीं होने की शर्त पे ही ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कैटेगराइजेशन हुआ है, आइडेंटिफिकेशन हुआ है। और लॉर्ड मिंटो साहब के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मिंटो, उनको आगा खान ने इस बारे में जो है बताया कि सारे हिंदुओं में कुछ लोग हैं जो हिंदू नहीं है, उनको क्या है अलग से काउंट करने की जरूरत है। तो आगा खान के रिक्वेस्ट पे उस समय के लॉर्ड मिंटो ने, जो वायसराय थे, उन्होंने सेंसस कमिश्नर को डायरेक्ट किया। ये 1909 की बात है, जी मतलब ये आज से 110 साल पहले की बात है। जी तो लॉर्ड मिंटो को डायरेक्ट किया। तो लॉर्ड मिंटो ने जो है अपने सेंसस कमिश्नर को डायरेक्ट किया। तो सेंसस कमिश्नर ने 10 टेस्ट डेवलप किए, और उस 10 टेस्ट के आधार पे जो है जो जातियां उस टेस्ट को क्वालिफाई की, उन्हीं जातियों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नाम से आज जानते हैं। जो जातियां वो टेस्ट नहीं क्वालिफाई की, वो आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के खांचे में नहीं आती। जी अब वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट है कि पहला कि जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता है, ऐसी जातियां जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानती हैं, उनको उस समय शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया गया। जी ऐसी जातियां जो ब्राह्मणों को अपना प्राइस्ट नहीं मानती हैं, उनको शामिल किया गया। ऐसी जातियां जिनको मंदिर में जाने से मनाही है, उन जातियों को शामिल किया गया। ऐसी जातियां जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है समाज में, उनको शामिल किया गया। ऐसी जातियां जो बीफ खाती हैं और गाय को माता नहीं मानती हैं, ऐसी जातियों को शामिल किया गया। ऐसी जातियां जिनके मृतक जलाए नहीं दफनाए जाते थे, वैसी जो ब्राह्मणों को अपना पुरोहित नहीं मानता या किसी भी हिंदू को पुरोहित नहीं मानता, उनको शामिल किया। ऐसी जातियां जो ब्रह्मा विष्णु महेश को गॉड नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया गया। तो कुल मिला के क्या है कि शेड्यूल कास्ट की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है कि वो धार्मिक रूप से हिंदू नहीं है। लेकिन आपको पता है देश आजाद होने लगा तो देश में मुसलमान भी थे। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हिंदू धर्म से निकल जाएं तो हिंदू धर्म की जो संख्या है, जो संख्या बल है, वो कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संख्या बल को मजबूत करने के लिए हिंदू SC ST को भी क्या है हिंदू फोल्ड में रखा। जी लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने उनके आइडेंटिटी की लड़ाई को बाद में आगे बढ़ाया, और यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर SC ST के लिए रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट सेटलमेंट हासिल करने में कामयाब हो सके। जी
लेकिन कांग्रेस ने उस समय बाबा साहब अंबेडकर को धोखा दिया, आप सबको पता है, पूना पैक्ट किया। लेकिन आरक्षण जो है शिक्षा और नौकरियों में लागू था। हालांकि जो शासक वर्ग है वो ज्यादातर जातिवादी हिंदू शासक रहा है, जी तो उसका जो मूल कैरेक्टर है वो मनुस्मृति से चलता है, यानी कि वो जातियों में विश्वास करता है, उसका जातीय कैरेक्टर है। वो जहां भी रहेगा, जिस भी नौकरी में रहेगा, जिस भी जर्रे में रहेगा, वो जातीय तौर पे व्यवहार करता है। यही कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी उनका 2 टके का नौकर भी उनको फाइल फेंक के देता था, क्योंकि वो अपनी जो ये मनुस्मृति की जो बातें हैं उसको जीते हैं, या मनुस्मृति से जो उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ है वो कैरेक्टर वो छोड़ते नहीं है, चाहे वो जज ही क्यों न बन जाए। जी तो यही कारण है। तो जब से संविधान लागू हुआ तब से जो बहुजन आंदोलन है उसने सरकारों पे दबाव डाला, जिसके कारण बहुजन समाज को जो है शिक्षा और नौकरियों में आने में मदद मिली। और जब मदद मिली तो इससे ब्राह्मणवाद को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने लगा, जी और ब्राह्मणवादी लोग चूंकि कंपटीशन के आदी नहीं है, तो उनको इससे अपनी जो है, जब वो कंपटीशन में आने लगे तो उनको अपनी जो है क्षमता का एहसास होने लगा कि हम जिनको आज तक बुरा बताते थे, जिनको कमजोर बताते थे, अब हमको वो क्या है कंपटीशन देने लगे हैं। तो ऐसे में कैसे कंपटीशन बंद किया जाए, वो तब से क्या है कंपटीशन बंद करने की चाल को वो रिजर्वेशन के खिलाफ जो है हर तरह का प्रोपेगेंडा चला के ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन इस देश के लिए खतरनाक है, जबकि रिजर्वेशन इस देश की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा साधन है। आज रिजर्वेशन के कारण ही इस देश में जो तबके कभी बोल नहीं सकते थे उनके अंदर स्वाभिमान पैदा हुआ है। जी तो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो दूसरों के स्वाभिमान को देख नहीं सकती, इसलिए वो बार बार इस आरक्षण पे कुठाराघात करती रही है, और उसका अंतिम परिणाम जो है वो अभी जो कल परसों का जजमेंट आया है उसके रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है, इसका पर्पज क्या है? इसका नौकरियों में, शिक्षा में जो अपने टैलेंट के बल पे जो पहले चैलेंज खड़ा कर रहे हैं उस चैलेंज से निपटना। जी दूसरा क्या है कि इसके कारण जो है, इस आरक्षण के कारण अब जो है जो जाति व्यवस्था है कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं, जब उनको इस आरक्षण के कारण मौका मिल रहा है तो वो जो समता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा को क्या है पैरोकारी कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मणवादी लोगों के लिए क्या है, उनके हितों के खिलाफ है। तो इसलिए उन्होंने देखा कि कौन कौन सी जातियां हैं जो इस आरक्षण के कारण वो इस तरह का रिवोल्ट कर रही हैं, तो उनको अलग करने के लिए ये वर्गीकरण किया गया है। और जो तर्क सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वो तर्क जो है निराधार है। क्यों निराधार है? देखिए, रिजर्वेशन जो है ये सबको नहीं मिल सकता है। शेड्यूल कास्ट में सारे लोग इंटाइटल तो हैं, सारे लोग इलिजिबल है लेने के लिए, लेकिन वो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? सपोज करिए कि एक आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए यूपीएससी ने एक मानक तय किया हुआ है। जी कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का हो, उसके पास एक मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की। अगर वो क्राइटेरिया नहीं है तो वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो। जी अब सवाल है कि अगर हमें शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को आईएएस बनाना है और अगर उसकी आर्थिक हालत उसको इजाजत नहीं देती हो तो क्या करना पड़ेगा? ये वैसे ही व्यवस्था है जैसे हमने हॉस्पिटल बनवाए हैं,
लेकिन कोई व्यक्ति बीमार होता है वो हॉस्पिटल से 10 किलोमीटर दूर, तो हॉस्पिटल कितना भी अच्छा होगा, उस व्यक्ति की जान नहीं बचेगी जो हॉस्पिटल से 10 किलोमीटर दूर बीमार हुआ है। जी हॉस्पिटल का लाभ तभी मिलेगा जब 10 किलोमीटर बीमार हुआ व्यक्ति उसके पास एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। जब वो एम्बुलेंस के माध्यम से वो हॉस्पिटल पहुंचेगा, तभी वो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो दवाइयां हैं, उसका लाभ लेके अपनी जिंदगी बचा सकता है। कहने का मतलब है कि जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार लागू नहीं करेगी, तब तक सबको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। जी तब तक जो कैपेबल लोग हैं वही हासिल कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हैं वही हासिल कर सकते हैं। जो अपने बच्चे को ग्रेजुएट बनाने के लायक नहीं है, अगर उनके लिए रिजर्वेशन छोड़ भी दिया जाएगा तब भी वो रिजर्वेशन लेने लायक नहीं रहेंगे, वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जी दूसरी बात क्या है, उस रिजर्वेशन से जो लोग आज संस्थाओं में गए हैं तो वो कहीं ना कहीं उस विचारों को भी अपनी जिंदगी में आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है, साहू जी महाराज का नाम जुड़ा हुआ है। तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे विचारों को भी अपनी जिंदगी में क्या है तरजीह दे रहे हैं, और ऐसे विचार ब्राह्मणवाद के लिए खतरा है। तो ये केवल शिक्षा और नौकरियों का मामला नहीं है, ये ब्राह्मणवाद को डायरेक्ट चैलेंज करने का मामला है। इसलिए ब्राह्मणवादी जज, ब्राह्मणवादी नौकरशाह, ब्राह्मणवादी प्रोफेसर इस आरक्षण की व्यवस्था से बहुत आहत है। यही कारण है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस देश में हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिले, तो उनको पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत उनको ग्रेजुएशन के लिए उनको जो सारी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। जब वो ग्रेजुएट होंगे, जब उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा, तभी वो सिविल सर्वेंट बनने के लिए एलिजिबल होंगे, तभी वो इस रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं, तभी वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर ये कहना कि जो लोग बन गए हैं उनके बच्चे ना बन पाए, तो ये रिजर्वेशन की जो मूल धारणा है उसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक पिछड़ापन है, वो आर्थिक पिछड़ेपन का जो सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ही आर्थिक पिछड़ापन है। अगर एक व्यक्ति आज आर्थिक रूप से उन्नत भी हो जाएगा, तब भी वो समाज में वो मुकाम नहीं हासिल करेगा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उसको होना चाहिए। वो तब भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विक्टिम बना रहेगा। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोग आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी अपने डिपार्टमेंट में जातिवादी जो है वो उनके साथ अत्याचार होता रहता है।